का नाम लेते हैं, जब इस पर्टिकुलर वर्ड का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि क्या हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर। सो अगर हम इससे नॉर्मली बात करें तो हमें आता है कि ये आईसीज हो सकती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो सकती हैं, जो कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का यूज करके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर प्रोग्राम को रन करके उसको सॉल्व करती होंगी। सॉल्व द प्रोग्राम्स एंड रन द प्रोग्राम्स एज वेल। ठीक है, तो सबसे पहला उसमें ये आता है कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट क्या होती है, ये ALU क्या होता है। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट क्या होती है? अर्थमेटिकल लॉजिक वो यूनिट्स होती हैं जिनके अंदर की डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस देन माइनस, ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। इसके साथ ही साथ ये हो गए हमारे जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस, ये हमारे क्या है? अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। फिर इसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एंड, और, XOR, एक्सेट्रा। इसके अंदर भी एक्सेट्रा है। अभी ये होगा हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पर अर्थमेटिकल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके जब हम इनपुट देते हैं ALU को, इसको हम इसके थ्रू समझते हैं ALU को, जो कि एक ऑलरेडी मान लीजिए कि चिपसेट है ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब जब इसके थ्रू समझेंगे इसको, तो सबसे पहला है कि हम एक ALU ले लेते हैं, ये हमारा एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, ये हमारा ALU है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यहाँ पर हम इनपुट में देंगे ऑपरेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ पर 4 ऑपरेंड्स ले लेता हूँ, 8 ऑपरेंड्स ले लेता हूँ, A1 B1 A1 A2 A3 A4। उसी तरह से B1 B2 B3 B4, ये क्या हमारे ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड्स। और उसके बाद नीचे हम लेंगे ऑपकोड। ऑपकोड क्या होगा उसके बारे में मैं भी बात करूँगा, उसके रिलेटेड डिटेल बात करेंगे। S1 S2 S3 S4 ये हम ले लेते हैं ऑपकोड। ऑपकोड ले लिया पूरा। अब हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा हमें F1 F2 F3 F4, एक छोटे से प्रोग्राम को अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का यूज करके ये रन करता है। ये में क्या मिलेगा? आउटपुट। कुछ इसमें जो चीज़ें थी जिसमें कि हमने ऑपकोड और जो ऑपरेंड और जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए, इंस्ट्रक्शन के सेट दिए, वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कि इसके अंदर ऑपकोड क्या है। ये ऑपकोड क्या है? ऑपकोड वो है जिसमें कि बाइनरी जो कोड हम इसमें अंदर देते हैं वो इंडिकेट करते हैं और ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं ऑपकोड। यहाँ पर हम जो बाइनरी इंस्ट्रक्शन देंगे, बाइनरी कोड का इंस्ट्रक्शन देंगे, उसको यूज करके जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे उसको ऑपकोड बोलेंगे। एंड देन ऑपरेंड भी सिमिलर है, बस ऑपरेंड के अंदर क्या होता है कि हम जो डेटा प्रोवाइड करते हैं विच इज़ अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का हमने जो बात किया था कि जिसमें हम ऑपरेंड्स, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस और अर्थमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करके हम जो डेटा प्रोवाइड करते हैं ऑपरेंड्स के अंदर वो यूज होता है। एंड इंस्ट्रक्शंस क्या यूज है, ये क्या परफॉर्म करना है। सपोज हमने अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को कोई एक प्रोग्राम दिया कि पर्टिकुलर टाइमिंग को इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है, एक चिपसेट में हमने डाला, उस चिपसेट के बाद हार्डवेयर में उसको परफॉर्म करने की कोशिश की, तो उसमें ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। अब जो अगला आएगा इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। हमने जो अभी सिस्टम ये यूज किया था ALU वाला सिस्टम, उसके अंदर कोई भी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जब परफॉर्म होती है तो उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं जो फॉलो करते हैं, जो रन करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर ये रन करते हैं, उसे इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। अब इसी इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर कैसे वो फॉलो करते हैं उसमें आता है कि रूटीन, प्रोग्राम का रूटीन, सब रूटीन, ये 2 चीज़ें होती हैं प्रोग्राम के अंदर। तो रूटीन क्या होता है, सब रूटीन क्या होता है, वो समझ लेते हैं। जो रूटीन और सब रूटीन होते हैं इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर में, तो ये प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं
कि कैसे रन करना है, चाहे वो सी में हो या फिर C++ में हो। तो ये है रूटीन और सब रूटीन इन अ सिंगल वर्ड। अब जो सबसे बड़ा टॉपिक आएगा वो आएगा बस, BUS। ये इसके अंदर यूज होता है, ग्रुप ऑफ लाइन होती है जो कि हम यूज करते हैं, और इसके अंदर जो कॉमन फंक्शंस यूज करते हैं, जैसे कि डेटा बस यूज करते हैं। डेटा बस कब यूज करते हैं, जब हमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करना होता है, तब हम डेटा बस का यूज करते हैं। फिर हम एड्रेस बस का यूज करते हैं। एड्रेस बस का यूज क्यों करते हैं, जब हमें डेटा को सिलेक्ट करना पड़ता है मेमोरी में से इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का लोकेशन ट्रेस करने के लिए, तो हम डेटा एड्रेसेस बस का यूज करते हैं। फिर कंट्रोल बस का यूज करते हैं रिसीविंग सिग्नल्स, कंट्रोल बस का भी यूज करते हैं रिसीविंग सिग्नल को कैच करने के लिए, या फिर रिसीविंग सिग्नल को रिसीव करने के लिए, ताकि वो इशू हो सके और पर्टिकुलर प्रॉब्लम उस अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंदर परफॉर्म कर सके। इसके लिए एक अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट लेना पड़ेगा, जिसके अंदर कि हम सम ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे, ऑप कोड देंगे और हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। तो यही है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और ये उसके कुछ पार्ट्स हैं, जिसके अंदर के क्या पार्ट्स हैं, इंस्ट्रक्शन सेट है, ऑप कोड क्या है, ऑपरेंड क्या है, इंस्ट्रक्शन का सेट क्या है, रूटीन सब रूटीन क्या है जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करता है, ये सब रूटीन है। बसेस क्या है, बसेस में हमारे पास पता चल गया कि वो डेटा बस हम यूज करते हैं जब हम डेटा सेट को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करना पड़ता है, तो हम डेटा सेट्स का यूज करते हैं। एड्रेस बस का यूज कब करते हैं, जब हमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की IO डिवाइसेस की लोकेशन चाहिए होती है, तब हम इनका यूज करते हैं। कंट्रोल बस का यूज कब करते हैं, जब हमें रिसीव करना पड़ता है सिग्नल को, तब हम कंट्रोल बस का यूज करते हैं। जब सिग्नल को हमें रिसीव करना रहता है, तब हम इस पर्टिकुलर इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा अगला वाला, वो होगा कि इंटरप्ट क्या होता है। इन्हीं के अंदर आता है इंटरप्शन। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मल्टीपल रिक्वेस्ट जाने लगती हैं एक साथ में, तब क्या करते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट को लोकेट करने के लिए ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये रुक जाता है, इंटरप्ट हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बोलते हैं इंटरप्शन। अब इंटरप्ट जब हो जाता है, इनपुट एंड आउटपुट जब हम प्रोवाइड करते हैं, एक से ज़्यादा सर्विसेज को रिक्वेस्ट जब ये भेजते हैं माइक्रो प्रोसेसर के बाद साथ में, तो माइक्रो प्रोसेसर रिस्पॉन्स नहीं करता है, उसमें इंटरप्शन क्रिएट होती है। तो इन्हें एक्सटर्नली एनसिंक्रोनाइज किया जाता है, ताकि वो इनपुट और आउटपुट का जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, करंटली एग्जीक्यूट कर सके। तो इंटरप्शन क्या है, अ स्मॉल मैकेनिज्म विच इज़ द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो कि हार्डवेयर में भी होता है और सॉफ्टवेयर में भी होता है, वो सस्पेंड करता है नॉर्मल एग्जीक्यूशन को। नॉर्मल हमारा जो एग्जीक्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं, एग्जीक्यूशन को वो सस्पेंड करता है इंटरप्शन। और इंटरप्शन के अंदर ISR आता है, ISR इसका मतलब है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है, इसके अंदर होता है कि जो हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम रन कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो जो सोर्स आता है, जहाँ से वो प्रोग्राम का सोर्स होता है, करस्पॉन्डिंग जो सोर्स, इंटरप्टिंग सोर्स जो होती है, उसको बोलते हैं ISR। अब इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, और दूसरा चीज़ होता है मार्क्सेबल और नॉन मार्क्सेबल इंटरप्ट। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्शन, उसको समझ लेते हैं। तो वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्शन क्या होता है। जो हमारे पास वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्शन है, इसके अंदर की ISR जब फाउंड हो जाता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो वो नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट होता है, मगर अगर वो फाउंड नहीं होता तो वो वेक्टर्ड इंटरप्शन होता है, इंटरप्ट होता है। नॉन वेक्टर और वेक्टर का सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि अगर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन फाउंड आउट हो जाती है, तो वो नॉन वेक्टर्ड इंटरप्शन होता है। और मार्क्सेबल और नॉन मार्क्सेबल कह लो या फिर अनमार्क्सेबल कह लो, ये इंटरप्ट क्या होते हैं। मार्क्सेबल इंटरप्ट क्या करता है कि उसे
पर्टिकुलर प्रोग्राम को डिसेबल करता है, और नॉन मार्क्सेबल क्या करता है, उसे इनेबल करता है। बस ये इन दोनों का सिर्फ इतना सिंपल सा काम है, इनेबल और डिसेबल। बस अब समझ लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, क्योंकि हम माइक्रो प्रोसेसर जो हम पढ़ रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड असेंबली लैंग्वेज, इसके अंदर हमारा ये आता है। तो जो सेकंड है वो है माइक्रो प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक, जिसके अंदर आता है कि एन बिट प्रोसेसर क्या होता है। एन बिट प्रोसेसर वो प्रोसेसर है जिसके अंदर की बिट नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, एन नंबर ऑफ प्रोसेसर बिट लेवल पे प्रोवाइड किए जाते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का यूज करके बिट मैनिपुलेशन किया जाता है। बिट मैनिपुलेशन, छोटे बिट मैनिपुलेट जो किए जाते हैं, उनसे जो हमें ऑपरेंड मिलता है आउटपुट के अंदर में, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का यूज करके उन्हें एन बिट प्रोसेसर कहा जाता है, जिसके अंदर की डेटा बेसिस का यूज किया जाता है और एक्सटर्नल डेटा बेसिस का भी यूज किया जाता है। प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज इसकी कितनी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन के, हम उसको नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितना प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज डिपेंड करती है। वर्ड लेंथ क्या होता है, इट्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड विड्थ ऑफ इंटरनल डेटा बेसिस। जो हम डेटा बेसिस अभी हम लोग ने देखा था कि डेटा बेसिस क्या होती है, डेटा कंट्रोल्स क्या होते हैं, फिर डेटा बेसिस के अंदर की बस कंट्रोल्स क्या होते हैं, फिर हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो डेटा बस जो कि डेटा को कैरी करती है, इस पर डिपेंड करता है कि वर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए और पर्टिकुलर जो एलई होता है उसके रजिस्टर्स कितने होने चाहिए। तो ये किस पे डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर जो चिपसेट है उसका डेटा बस क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्लॉक फ्रीक्वेंसी की प्रोसेस कितने टाइम में हो जाता है आपका प्रोग्राम। जब हमने प्रोग्राम लिखा और वो प्रोग्राम प्रोसेस होने को अगर 5 मिनट ले रहा है तो ये ज़्यादा ले रहा है, तो उसको कम कैसे किया जाए। प्रोग्रामिंग में आप डिले दे सकते हो, फास्ट दे सकते हो, 0.01 मिली सेकेंड भी कर सकते हो। तो टोटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि क्या कर रहे हो, कौन से प्रोग्राम कितने टाइम तक रन कर रहे हो, उस पर क्लॉक फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। हर प्रोग्राम की क्लॉक फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। विड्थ ऑफ द डेटा बेसिस का विड्थ कितना होता है, ये जो है ये पैरामीटर जो हम देख रहे हैं, विड्थ ऑफ डेटा बस। तो डेटा बस क्या बेसिकली क्या करता है, कैरी करता है प्रोग्राम को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए। तो ये पैरामीटर डिसाइड होता है वर्ड के लेंथ और माइक्रो कंप्यूटर के एक्सटर्नल डेटा बस के हिसाब से उसको डिसाइड किया जाता है। उसी में एड्रेसेस बस और एड्रेसेस कैपेबिलिटीज, डेटा टाइप्स, इंटरप्शन कैपेबिलिटीज जो हमने पहले पढ़ा था वो सेम रिपीट किया गया है। तो अभी हम बात कर रहे थे डायरेक्टली कंप्यूटर लैंग्वेज फ्रॉम लार्ज कंप्यूटर टू चिप माइक्रो कंट्रोलर्स। तो पहले के समय में क्या होता था कि जो वैक्यूम वेसल्स होती थी उनकी यूज किए जाते थे कंप्यूटर्स के अंदर। तो वो वैक्यूम वेसल्स काफ़ी बड़ी होती थी, रेड्यूस बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी, जिसमें कि एक दो बड़े बड़े रूम्स कवर हो जाते हैं एक कंप्यूटर को प्रिपेयर करने के लिए। तो उसके अंदर हमने जो कंप्यूटर्स उस टाइम पे प्रिपेयर किए जाते थे उनके अंदर जो अभी माइक्रो प्रोसेसर यानी कि VLSI यानी कि वेसल्स लार्ज सिस्टम इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका यूज किया गया, जिससे कि प्रोग्रामिंग चिपसेट यानी कि माइक्रो प्रोसेसर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गए, जिससे कि पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स और बाकी सारी चीज़ें डिवाइसेस जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है वो जो उनकी साइज़ काफ़ी रिड्यूस कर दी गई और उनका यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। यही है बेसिकली कंप्यूटर्स लैंग्वेज फ्रॉम लार्ज सिंगल माइक्रो कंट्रोलर चिपसेट के अंदर। अब इसके अंदर क्वेश्चन कौन से बढ़ सकते हैं कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या है, जो कि मैंने शुरू में बताया। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट वो लॉजिकल यूनिट है जिसके अंदर कि हमें ऑपरेंड और ऑपरेशंस और इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमें आउटपुट मिलता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंदर, जिसमें कि हम मल्टीपल देते हैं, ऑपकोड का भी यूज करते हैं। फिर ऑपकोड क्या है, फिर ऑपरेंड क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, प्रोग्राम रूटीन, सब रूटीन,
जिसके अंदर डेटा बसेस कैसे कंट्रोल की जाती है, वो सारी चीज़ें थी। तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर ही प्रोड्यूस की जाती हैं, डेटा बेसिस। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो आपको यही क्वेश्चन जो आएंगे, इंटरप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, वेक्टर नॉन वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मार्क्सेबल और नॉन अनमार्क्सेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्या है इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो ये था बेसिकली। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जो कि फंडामेंटल माइक्रो प्रोसेसर का ही पार्ट होगा। ओके, टेक केयर।